शार्क टैंक देखते हुए तो आपने सुना ही होगा कि हम आपको 50 लाख का डेट देंगे 12% इंटरेस्ट के साथ, वो भी 5% इक्विटी के बदले। I'd like to do 30 lakhs as equity and 25 lakhs as debt at 12%. For For 1%. The same. how many years? 2 years. तो 30 करोड़ का वैल्यूएशन हो गया भाई साहब। कैसा लगा ऑफर? सो ये इक्विटी का कॉन्सेप्ट कितना अलग है डेट के कॉन्सेप्ट से, एंड आप कैसे किसी कंपनी को लोन देके उसको ग्रो करने में हेल्प कर सकते हो, एंड क्यों आज भी इंडिया में 117 करोड़ शेयर्स अनक्लेम्ड है। इन सब टॉपिक्स पे आज हम बात करेंगे इसी वीडियो में। एंड अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो जाके जरूर देख लेना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वैसे इस साल की शुरुआत से ही स्टॉक मार्केट ने 6% से ज्यादा का रिटर्न दिया है, एंड एज ऑफ नाउ स्टॉक मार्केट जो वो अप ट्रेंड डायरेक्शन में ही दिख रहा है। पर हर साल जरूरी नहीं कि मार्केट जो है वो ऊपर ही जाए, क्या पता कोविड जैसा कोई ईयर हो और मार्केट ड्रास्टिकली फॉल हो जाए। सो ऐसे में नीड आ जाती है डिफरेंट फाइनेंशियल टूल को एक्सप्लोर करने की, समझदारी से अपने पैसों को अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करने की। सो डेट इंस्ट्रूमेंट भी एक टाइप का इन्वेस्टमेंट है जिसमें आप इन्वेस्ट करके अपने जो पोर्टफोलियो है उसको डाइवर्सिफाई कर सकते हो। सो बेसिकली डेट और इक्विटी में एक बहुत बड़ा फर्क है। इक्विटी में आप उस कंपनी का कुछ परसेंट हिस्सा खरीद लेते हो, मतलब आप उस कंपनी के कुछ परसेंट के मालिक बन जाते हो और उसकी कमाई में भी आप हिस्सा लेते हो। यहाँ पे रिस्क ज्यादा होता है लेकिन पोटेंशियल रिटर्न भी ज्यादा होता है। वहीं दूसरी तरफ डेट में आप किसी कंपनी को एक लोन देते हो जिसके बदले वो आपको एक फिक्स इंटरेस्ट वापस करता है। जब भी कभी गवर्नमेंट या कंपनी को फंड्स की नीड होती है तो वो इन्वेस्टर से इन्वेस्टमेंट लेते हैं, पर इस बार शेयर की तरह वो ओनरशिप नहीं देते हैं, बल्कि वो एक प्रॉमिस करते हैं कि अगर आप हमें फंड दोगे, कैपिटल दोगे, तो हम आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे कैपिटल के ऊपर। डेट में रिटर्न कम मिलता है बट इक्विटी के कंपैरिजन में रिस्क भी कम होता है। जितने भी डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इंस्ट्रूमेंट मतलब कि डिफरेंट डेट टूल जो डेट इंस्ट्रूमेंट के अंडर आते हैं, वो मार्केट की वोलेटिलिटी से बचने के साथ साथ एक सेफर फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट भी होते हैं। पर ऐसा नहीं है कि इसमें कोई रिस्क नहीं होता, इसके रिस्क के अपने इंपैक्ट है, जैसे कि क्रेडिट रिस्क, यानी कि कोई कंपनी इंटरेस्ट रेट को वापस ही नहीं कर पाती है ड्यू टू वेरियस रीजंस, जैसे कि बैंकरप्सी, लिक्विडिटी रिस्क, मतलब कि डेट में दिए गए पैसे वापस तो आते हैं बट आप उन्हें लिक्विड फंड में तुरंत कन्वर्ट नहीं कर सकते। अब टाइम पीरियड के साथ साथ इन डेट इंस्ट्रूमेंट्स को दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। पहला शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट, दूसरा लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट। शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट तब चूज किया जाता है जब आपको अपनी सेविंग को शॉर्ट टर्म यानी कि 1 साल या फिर उससे कम के लिए कहीं इन्वेस्ट करना हो, या फिर मार्केट के बियरिश ट्रेंड से बचने के लिए आपको एक अदर फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट चाहिए, तब भी आप इसे चूज कर सकते हो। शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स के एग्जांपल हैं जैसे कि लिक्विड फंड। इस तरीके की डेट इंस्ट्रूमेंट्स की जो मैच्योरिटी होती है वो नियरली 91 डेज की होती है। दूसरा एग्जांपल है टी बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सेकंड है लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट। इस डेट इंस्ट्रूमेंट की जो मैच्योरिटी पीरियड होती है वो थोड़ी ज्यादा होती है, एंड इसे तब चूज किया जाता है जब आपको अपने फंड्स को कहीं लॉन्गर टाइम के लिए इन्वेस्ट करना हो। एंड इसमें जो आपका इन्वेस्टमेंट का होराइजन होता है वो 3 साल से लेकर 30 साल तक होता है। इसके कुछ एग्जांपल्स देखें तो जैसे बॉन्ड्स, ये गवर्नमेंट बॉडीज के थ्रू ही इशू किए जाते हैं। दूसरे एग्जांपल्स देखें तो कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स और डिवेंचर्स। तो जब इनिशियल स्टेज में कंपनी को फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है तो वो प्राइमरी या फिर सेकेंडरी मार्केट जाता है, बट डाउन द ईयर 5 साल बाद, 10 साल बाद अगर कंपनी को दोबारा से फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है या फिर किसी पर्टिकुलर ईयर कंपनी को अच्छे रिटर्न्स मिले एंड वो चाहती है कि इसका बेनिफिट शेयर होल्डर्स को भी मिले, तो इन सब चीजों को अचीव करने के लिए कंपनी कुछ एक्शंस लेती है जिन्हें कॉर्पोरेट एक्शंस कहा जाता है। ये एक ऐसा इवेंट है जिसमें कंपनी के शेयर्स या डेट में सिग्निफिकेंट चेंजेस आते हैं, एंड कंपनीज कई सारे कॉर्पोरेट एक्शंस लेती है अपनी सिचुएशन और नीड के अकॉर्डिंग, एंड इन्हीं चीजों पर हम एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहला कॉर्पोरेट एक्शन आता है डिविडेंड। ये कंपनी का काफी कॉमन एक्शन है, एंड डिविडेंड में कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट का कुछ हिस्सा बांट देती है जिससे शेयर होल्डर्स की लॉयल्टी बनी रहती है। सेकंड इज स्टॉक स्प्लिट। स्टॉक स्प्लिट में कंपनी अपने शेयर्स की वैल्यू को चेंज कर देती है, मतलब कि जब किसी कंपनी के शेयर्स मार्केट में पहली बार आए थे तो उनकी कुछ एक्चुअल वैल्यू थी, पर स्प्लिट में कंपनी ने उस शेयर्स के प्राइस को चेंज कर दिए। फॉर एग्जांपल एमआरएफ का एक शेयर की वैल्यू 1,30,000 रुपए है, तो सारे रिटेलर्स के पास इतना फंड नहीं होता कि हर कोई इसे खरीद सके, इसीलिए कंपनी स्प्लिट में शेयर्स के जो प्राइस होते हैं उसे चेंज कर देती है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि रिटेलर्स का जो पार्टिसिपेशन है वो बढ़ सके, एंड शेयर की प्राइस स्प्लिट हो जाती है तो ज्यादा बायर्स इंटरेस्ट लेते हैं कंपनी में। थर्ड है बोनस इशू। ये एक एडिशनल शेयर होता है जो कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को देती है। अगर कंपनी के पास कैश रिजर्व नहीं है तो कंपनी एक्स्ट्रा शेयर प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास कंपनी एबीसी के 10 शेयर्स है एंड पर शेयर का जो प्राइस है वो 100 रुपए है, यानी टोटल वैल्यू हो गई 1000 रुपए, एंड अब कंपनी ने 1:1 का बोनस अनाउंस किया है, यानी कि एक शेयर पर एक शेयर फ्री। पहले आपके पास 10 शेयर्स थे, अब बोनस इशू होने के बाद आपके पास 20 हो जाएंगे। इसमें इन्वेस्टमेंट वैल्यू चेंज नहीं होती, बस शेयर की प्राइस गिर के आधी हो जाती। तो जैसे पहले आपके पास 10 शेयर थे और हर शेयर की वैल्यू 100 रुपए थी, तो टोटल वैल्यू हो गई 1000।
बोनस इशू होने के बाद आपके पास हो गए 20 शेयर्स एंड वैल्यू गिर के हो गई आधी 50, यानी कि 20 into 50 विल बी इक्वल टू 1000 अगेन। बोनस शेयर्स इसीलिए दिए जाते हैं ताकि कंपनी की जो आउटस्टैंडिंग शेयर्स है वो बढ़ जाए एंड उससे रिटेल पार्टिसिपेशन भी इंक्रीज हो जाता है। बोनस इशू एंड शेयर स्प्लिट ऑलमोस्ट एक जैसा ही है, पर इसमें एक छोटा सा डिफरेंस ये है कि बोनस इशू में कंपनी की जो फेस वैल्यू वो चेंज नहीं होती, जबकि स्टॉक स्प्लिट में चेंज हो जाती है। ऑल्सो बोनस इशू में न्यू शेयर्स अलॉट किए जाते हैं, वहीं स्टॉक स्प्लिट में पुराने ही शेयर्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। फोर्थ है बायबैक ऑफ शेयर्स। बायबैक में कंपनी अपने शेयर्स को शेयर होल्डर से खरीदती है, जैसे आईपीओ में कंपनी अपने शेयर्स को इन्वेस्टर को बेचती है, इसमें बिल्कुल उल्टा होता है, कंपनी अपने ही शेयर्स को शेयर होल्डर से वापस खरीद लेती है। अगर इन्वेस्टर से बेचना ना चाहे तो ये कंप्लीटली उसकी चॉइस होती है एंड कंपनी ऐसा इसलिए करती है ताकि वो कंपनी की रीस्ट्रक्चरिंग कर सके एंड एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को कम कर सके, या फिर कंपनी को जब ये लगे कि उनकी कंपनी को कोई ओवरटेक ना कर ले तो उस सिनेरियो से बचने के लिए भी वो शेयर बायबैक करके अपनी होल्डिंग को इंक्रीज कर लेते हैं। और जब कंपनी के पास रिजर्व में कैश होता है तब भी वो शेयर बायबैक करती है। उससे शेयर होल्डर को कंपनी पर एक ट्रस्ट आता है कि ये कंपनी जो है ये प्रॉफिटेबल है एंड इसका शेयर प्राइस पर भी एक पॉजिटिव इंपैक्ट आता है, व्हिच प्रमोट्स द बूस्ट इन स्टॉक प्राइस। फिफ्थ है राइट इश्यूज। इसमें जब कंपनी को फिर से फंड रेज करने की जरूरत फील होती है तो वो पब्लिक में जाने की बजाय अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही ऑफर करती है कि वो कंपनी के शेयर्स खरीद ले, और कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को डिस्काउंटेड प्राइस पर ये शेयर्स ऑफर करती है। अगर राइट इशू से शेयर होल्डर इन शेयर्स को खरीदता है तो पुराने शेयर्स के साथ साथ एडिशनल शेयर्स भी डीमैट अकाउंट में विजिबल होने लगते हैं। एंड डू यू नो, इंडिया में अब तक 117 करोड़ शेयर्स अनक्लेम्ड है, जिनकी वर्थ 40,000 से लेके 5 लाख करोड़ तक है। ये नंबर काफी बड़ा है, राइट? एक्चुअली ये शेयर्स अनक्लेम्ड इसलिए रह गए क्योंकि पहले के टाइम पे पैन कार्ड या केवाईसी टाइप की कुछ चीज होती नहीं थी, तो जो शेयर्स मिलते थे वो पेपर के फॉर्म में मिलते थे। डिजिटल बैंकिंग के आने से पहले जो भी पैसों का लेन देन होता था वो कैश में होता था एंड उसमें कई सारी दिक्कतें थी, कई बार वो फट जाता था, गीला रह जाता था या खराब हो जाता था। पर डिजिटल बैंकिंग के आने के बाद जो कैश से रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व हो गई एंड ट्रांजेक्शन जो है वो काफी ईजी हो गई है। सिमिलरली पहले कंपनी के जो शेयर्स होते थे वो पेपर के फॉर्म में यानी कि सर्टिफिकेट के थ्रू मिलते थे। इसमें कंपनी की डिटेल्स, शेयर होल्डर की डिटेल्स एंड बाकी जितनी भी डिटेल्स होती थी वो सब कुछ इसमें इंक्लूडेड होता था। बट इसकी जो दिक्कत थी वो सिमिलरली कैश की तरह ही थी, वो भी कभी फट जाते थे, खो जाते थे या फिर रखे रखे ही खराब हो जाते थे। इन्हीं सारी प्रॉब्लम को एड्रेस करते हुए गवर्नमेंट 1996 डिपॉजिटरीज एक्ट लेकर आई, जिसके थ्रू पेपर शेयर्स को डिजिटल फॉर्म से रिप्लेस किया गया ताकि जितनी भी प्रॉब्लम्स थी उनसे डील किया जा सके। तो अगर आज के टाइम आपको शेयर खरीदना या फिर बेचना है तो आप सीधे मोबाइल या फिर लैपटॉप से खरीद सकते हो। आपको किसी एक्सचेंज बोर्ड में फिजिकली प्रेजेंट होने की जरूरत नहीं है, कोई फिजिकल ब्रोकर की जरूरत नहीं। पहले जैसे आपका ब्रोकर एक्सचेंज के पास जाकर आपके शेयर्स का ऑर्डर प्लेस करता था, उसी को आज हम ट्रेडिंग अकाउंट कहते हैं एंड ये पूरा प्रोसेस आप खुद भी कर लेते हो। एंड ये ट्रेडिंग अकाउंट किसी भी ब्रोकर के थ्रू खुलता है, जैसे कि जीरोधा हो गया, मोतीलाल ओसवाल हो गया, अपस्टॉक हो गया, इनके नाम आपने सुने भी होंगे। एंड ये जो ट्रेडिंग अकाउंट होते हैं ये सिर्फ एक मीडियम होते हैं बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स के लिए। सेबी डिपॉजिटरीज एक्ट आने के बाद पेपर शेयर्स जो थे वो एक डिजिटल अकाउंट में स्टोर होने लगा एंड इसी डिजिटल अकाउंट को आज हम डीमैट अकाउंट के नाम से जानते हैं। और डीमैट अकाउंट का फुल फॉर्म होता है डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट, और डीमटेरियलाइज्ड का मतलब होता है किसी भी फिजिकल चीज को डिजिटल बना देना। अब इन्हीं डीमैट अकाउंट में शेयर्स की डिलीवरी होती है, यानी कि जो वो शेयर्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर होते हैं। अब कोई भी इन्वेस्टर शेयर को बाई करेगा या सेल करेगा तो इन्हीं डीमैट अकाउंट से वो डेबिट या फिर क्रेडिट हो जाएंगे। इन अकाउंट्स को 2 ऑर्गेनाइजेशन रन करती है जिन्हें डिपॉजिटरीज कहा जाता है, पहला CDSL एंड दूसरा NSDL। आप अपने डीमैट अकाउंट के थ्रू ही इन डिपॉजिटरीज में अपने शेयर्स को स्टोर करते हैं एंड ये दोनों ही गवर्नमेंट बॉडीज। डिपॉजिटरी से इन्वेस्टर का कोई भी कांटेक्ट नहीं होता, जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है पोर्टफोलियो से रिलेटेड वो सब ब्रोकर ही देता है। इसीलिए ब्रोकर्स को डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स भी कहा जाता है एंड सारे ब्रोकर जैसे कि जीरोधा, अपस्टॉक, CDSL या फिर NSDL से लिंक्ड होते हैं। ये सारे शेयर्स को डिपॉजिटरी में इन्वेस्टर की सेफ्टी के लिए ही स्टोर किया जाता है। फॉर एग्जांपल, मान लो कोई ब्रोकर है, वो कल को बैंकरप्ट हो गया या फिर कंपनी बंद करके जाना चाहता है, तो फिर ऐसे में तो जो इन्वेस्टर के पैसे हैं वही स्टेक पर आ जाएंगे। तो इसीलिए जरूरी है एक अच्छा ब्रोकर चूज करना एंड डीमैट अकाउंट खुलवाना, जिसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, जैसे पैन कार्ड, कैंसिल चेक, 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट एंड आधार KYC। वैसे इन अकाउंट्स को खुलवाने के लिए 1-2 दिन का समय लगता है, बट कई बार ज्यादा भी लग जाता है। तो आप अपने नीड के अकॉर्डिंग एक अच्छा ब्रोकर चूज कर सकते हैं, अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो तो जरूर शेयर करना। एंड ऐसा कोई भी टॉपिक है जो आप चाहते हो कि हम आने वाली वीडियोज में उसे कवर करें तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर बता देना एंड ग्रिड एंड गेन को सब्सक्राइब कर लेना।